अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की इस सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी का दूसरा हिस्सा सुनते हैं। ज़ोहरा ने ये मौका गनीमत जाना और अपना बुर्का उठाकर वहाँ से खिसक गई। तारिकी इसके फरार में मुआविन साबित हुई थी। गुलाब शाह को उस वक्त उसके फरार होने का पता चला जब वो निस्फ सीढ़ियाँ तय कर चुकी थी। ओए कमरू, लड़की किधर है? उसने कहा। कमरू सीढ़ियों की तरफ भागा। ज़ोहरा ने उसके कदमों की आवाज़ सुन ली और सीढ़ियों का निचला दरवाज़ा बंद करके बोर्ड चढ़ा दिया। हवलदार ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और इसे बंद पाकर वापस चला गया। गालिबन वो भी मोहतात था और शोर करके लोगों को मुतवज्जा नहीं करना चाहता था। ज़ोहरा ने बताया कि उसने जल्दी जल्दी बुर्का पहना और अफरा तफरी के आलम में बाहर निकल गई। उसको बाद में पेश आने वाले वाक़यात का कुछ पता नहीं था, यानी गुलाब शाह और कमरू ने रिजवान के साथ क्या सलूक किया था और किस तरह वहाँ से निकल कर गए थे। मैंने ज़ोहरा से चंद सवालात किए और फिर इसके बाप को कमरे में बुलवा कर कहा, मैंने सारी बात सुन ली है। मैं इस बहस में नहीं पड़ूंगा कि आपकी बेटी या रिजवान का कितना कसूर है। मेरा ताल्लुक इस वाक़ये के तासीरी पहलू से है। मैं इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई करना चाहता हूँ और आपको मेरे साथ ताउन करना होगा। सदाकत हुसैन ने बेटी को दूसरे कमरे में भेज दिया और बोला, कानूनी कार्रवाई से हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। ये बात दबी रहे तो अच्छा है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बेटी की इज्जत पर हर्फ ना आए। मैंने कहा, आप रिपोर्ट में ये कह सकते हैं कि आपकी बेटी सईदा से मिलने गई थी और उसको इस बात का इल्म नहीं था कि घर वाले शादी में गए हुए थे। उसने नीम दिली से कहा कि मैं आपके साथ ताउन करने पर तैयार हूँ, मगर मेरा ख्याल है कि रिपोर्ट रिजवान के बाप फरीदुद्दीन की तरफ से दर्ज कराई जानी चाहिए। फरीदुद्दीन की तरफ से भी रिपोर्ट दर्ज होगी। मैं इससे भी बात करता हूँ। आप दोनों 11-12 बजे के दरमियान थाने आ जाएं ताकि हम अपनी कार्रवाई शुरू कर दें। वहाँ से निकलकर मैं दोबारा रिजवान के घर गया। इस वक्त फरीदुद्दीन घर आ चुका था। मैंने उसके साथ भी तफसीली बात की और उसे ताकीद की कि वो सदाकत हुसैन के साथ थाने आ जाए और वारदात की रिपोर्ट दर्ज कराए। उसने तामुल करते हुए कहा कि रिपोर्ट दर्ज कराने का मैं वादा करता हूँ। वो गुलाब शाह को अच्छी तरह जानता था और उससे खौफजदा था। थाने पहुंचकर मैंने एएसआई रमज़ान को अपने कमरे में बुलाया और उसे वारदात की तफसील बताने के बाद कहा, चंद आदमी अपने साथ लेकर जाओ और गुलाब शाह को गिरफ्तार करके ले आओ। इस दफ़ा ये हमारे हाथों से बचकर नहीं जाना चाहिए। हवलदार कमरू के बारे में आपने क्या सोचा है? एएसआई ने पूछा। वो आज अभी तक अपनी ड्यूटी पर नहीं आया। कमरू के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मैंने कहा, जाओ हेड क्लर्क से कह दो कि वो जैसे ही ड्यूटी पर आए उसे मेरे पास भेज दे। मैं उसे मुअत्तल करके हवालात में बंद कर दूंगा। मलिक साहब, ये सब कुछ तो हो जाएगा, मगर केस बड़ा कमज़ोर है। वारदात का कोई ऐनी गवाह नहीं है। रिजवान की हालत भी बहुत नाजुक है। डॉक्टर उसके बारे में पुरुम्मीद नहीं। अगर वो मर गया तो हमारे पास सिर्फ ये लड़की गवाही देने के लिए रह जाएगी। हमें बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। मैंने कहा, तुम गुलाब शाह को फौरन गिरफ्तार करके ले आओ। ऐसा ना हो कि वो रूपोश हो जाए। वो इसी वक्त चंद आदमियों के साथ गुलाब शाह की गिरफ्तारी के लिए रवाना हो गया। तकरीबन 1 घंटे के बाद कमरुद्दीन और सदाकत हुसैन 2 आदमियों के साथ थाने आए और वारदात की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने गुलाब शाह और हवलदार कमरुद्दीन को नामजद किया था। अभी रिजवान का बयान नहीं लिया जा सका था और उसका बयान इस वारदात में सबसे अहम था। शाम के वक्त एएसआई रमज़ान खाली हाथ वापस आ गया। उसने गुलाब शाह के तमाम अहम ठिकाने देख डाले थे, मगर वो कहीं भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद मुझे एक और बुरी खबर मिली। तकरीबन 7 बजे मैं रिजवान का बयान लेने अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि वो जाँ बहक हो गया है। अगले रोज़ तकरीबन 3 बजे गुलाब शाह अपने 2 साथियों के हमरा थाने पहुंचा और सीधा मेरे कमरे में आया। मलिक साहब, मैं गिरफ्तारी देने आया हूँ, उसने बड़े एतमाद के साथ कहा, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बिच्छू शाह, तेरी रस्सी बहुत दराज हो चुकी है। मैं अपनी कुर्सी से उठकर उसके सामने जा पहुंचा और तेरी किस्मत में इतनी ही दराजी थी। उसने कहा लगाया, बोला, मैं अपना बंदोबस्त करके यहाँ आया हूँ। मेरी रस्सी आपके अंदाजे से ज़्यादा लंबी है। आपने मुझे 1-2 रोज़ से ज़्यादा बंद नहीं रखना। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, मैंने तुम्हारा पक्का बंदोबस्त कर दिया है। अब तुम इतनी आसानी से ताज़ा हवा नहीं खा सकते।
اس کا ایک ساتھی جو شکل و صورت سے چھٹا ہوا بدماش نظر آ رہا تھا مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، قانون آپ کو تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں دیتا، اور آپ کو معلوم ہے کہ شاہ جی عزت دار آدمی ہیں۔ کمرے میں اس وقت ایک ASI اور 2 سپاہی موجود تھے۔ میں نے گلاب شاہ کو ایک سپاہی کے سپرد کیا اور کہا کہ اسے حوالات میں لے جا کر بند کر دے۔ پھر اس بدماش کی طرف متوجہ ہوا جو مجھے قانون کا سبق پڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ میرے تیور دیکھ کر کھسکنے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن میں اس کا راستہ روک کر کھڑا تھا۔ البتہ اس کے ساتھی کو باہر نکلنے کا موقع مل گیا تھا۔ ہر بدماش بنیادی طور پر بزدل اور بے وقوف ہوتا ہے۔ اس کی بدماشی اس وقت تک کامیاب رہتی ہے جب تک سامنے والا کمزور ہو یا طاقتور ہونے کے باوجود ڈرتا رہے۔ لیکن اگر سامنے والا مضبوط اور بے خوف ہو تو بدماش کی ساری ہوا نکل جاتی ہے۔ کیوں بھائی جگے، کیا نام ہے تیرا؟ میں نے بدماش سے پوچھا۔ چھوڑیں جی، نام میں کیا رکھا ہے، اس نے کہا اور بظاہر بے نیازی سے دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ میں نے پیچھے سے اس کا کالر پکڑ کر اپنی طرف گھمایا اور کہا، میں نے تمہارا نام پوچھا ہے، یا قانون نام پوچھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا؟ میرا نام صدرو کھوکر ہے، اس نے کالر چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے، ہم بروں کے ساتھ برا ہی کیا کرتے ہیں۔ میں نے اس کی پسلیوں میں مکہ مارا۔ کتنی جماعتیں پڑھے ہوئے ہو؟ میں مڈل پاس ہوں۔ اس کی اکڑ ابھی قائم تھی۔ اپنی گلی میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے۔ ہماری باری بھی آ جائے گی، اس وقت میں آپ کے بس میں ہوں، کر لیں جو کرنا ہے۔ اب تم جیسے کتوں کی باری نہیں آئے گی۔ میں تمہاری اور تمہارے عزت دار بچو شاہ کا صفایا کر کے ہی دم لوں گا۔ میں نے اس کی تھوڑی سی اور مرمت کی، پھر مجھے اس کی تلاشی لینے کا خیال آیا۔ اس نے اپنی ٹانگ پر چرمی نیام والا خنجر باندھ رکھا تھا۔ اوئے، قانون اس خنجر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں نے خنجر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس کا لائسنس کہاں ہے؟ اس کے چہرے پر پہلی دفعہ تھوڑی سی گھبراہٹ نظر آئی۔ بولا، ملک صاحب، آپ نے اپنا غصہ نکال لیا ہے، اب چھوڑیں، زیادہ باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ ہم بھی آپ کی برادری کے لوگ ہیں، کھوکر بھی ملک برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ خنجر پسند آ گیا ہے تو میری طرف سے تحفے کے طور پر رکھ لیں۔ میں نے ہیڈ کلرک کو بلا کر کہا، اس بدماش کے خلاف ہم کار سرکار میں مداخلت اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے جرم میں پرچہ کٹواؤ اور اس کو بھی اس بچو شاہ کے ساتھ بند کر دو۔ ملک صاحب، غصہ جانے دیں، صدرو نے کہا۔ آپ کو بھی یہیں رہنا ہے اور ہم نے بھی یہیں رہنا ہے۔ تمہارے جیسے بدماشوں کا ٹھکانہ جیل خانے میں ہے اور ہم بدماشوں کو ٹھکانے پہنچانے کی تنخواہ لیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، جیل اپنا دوسرا گھر ہے، اندر باہر کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ ابھی تم جوان ہو، تمہارا خون گرم ہے، جب تمہاری عمر ڈھلنے لگے گی تو پھر تمہیں دوسرے گھر کی سیر پسند نہیں آئے گی، پھر تم گھر کا آرام تلاش کرو گے، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اس کا ساتھی تھانے سے کھسک گیا تھا۔ میں نے اس کے خلاف پرچہ کٹوا کر اسے حوالات میں بند کر دیا۔ اگلے روز میں نے حوالدار کمرو کو حوالات سے بلا کر ڈرایا دھمکایا اور اسے وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے کہا۔ وہ موقع پرست آدمی تھا، اس لیے بغیر کسی پس و پیش کے وعدہ معاف گواہ بننے پر آمادہ ہو گیا۔ میں نے 2-3 روز کے اندر چالان تیار کر کے ملزمان کو عدالت میں پیش کر دیا۔ گلاب شاہ کے ساتھیوں نے ہائی کورٹ کے ایک قابل وکیل کو پیروی کے لیے مقرر کیا تھا۔ اس نے پہلی ہی پیشی میں تینوں کو ضمانت پر رہا کرا لیا۔ ہم نے گلاب شاہ اور صدرو کھوکر کو سزا دلانے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ گلاب شاہ نے زہرا کے باپ کو دھمکی دی کہ اگر اس کی بیٹی نے اس کے خلاف گواہی دی تو وہ اسے اغوا کروا دے گا۔ ایسی ہی دھمکی اس نے رضوان کے باپ کو بھی دی، اور اس دھمکی کی وجہ سے دونوں ڈر گئے اور اپنے بیانات سے منحرف ہو گئے۔ حوالدار کمرو کے بارے میں وکیل صفائی نے یہ موقف اختیار کیا کہ گلاب شاہ کا مذکورہ حوالدار سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ پولیس نے اسے گلاب شاہ کو پھانسنے کے لیے ملزم بنایا تھا تاکہ بعد میں اسے وعدہ معاف گواہ بنایا جا سکے۔ عدالت نے ناکافی شہادتوں کی بنا پر مقدمہ خارج کر دیا۔ گلاب شاہ اس کامیابی پر اور زیادہ شیر ہو گیا اور دوبارہ سے اپنا دھندا شروع کر دیا۔ مجھے اس ناکامی پر بہت افسوس تھا۔ ایک قاتل اور بدماش آزاد پھر رہا تھا اور ہم بے بس تھے، یا دوسرے لفظوں میں قانون بے بس تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ میری نہیں، معاشرے کی ناکامی ہے۔ علاقے کے تمام لوگ یہ جانتے تھے کہ گلاب شاہ کئی انسانوں کا قاتل تھا اور شرفا سے بھتہ وصول کرتا تھا، لیکن کوئی شخص اس کے خلاف گواہی دینے پر تیار نہیں تھا۔
ایک طرف سینکڑوں پرامن اور شریف لوگ تھے اور دوسری طرف ایک بدماش تھا جس نے سب کو بھیڑ بکریوں کی طرح اپنے آگے لگا رکھا تھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے خلاف گواہی دیتا یا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا۔ یہ سلسلہ آج بھی ہمارے معاشرے میں جاری ہے۔ اس زمانے کے بدماش معمولی قسم کا اسلحہ اپنے پاس رکھتے تھے اور محض اس کی نمائش سے ہی کام چلا لیتے تھے، جبکہ آج کل کے بدماش خطرناک قسم کا آتشی اسلحہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور اسے استعمال بھی کرتے ہیں۔ آج بھی شرفا خاموشی سے بھتہ ادا کر دیتے ہیں۔ کوئی ان بھتہ خوروں کے خلاف رپورٹ درج نہیں کراتا۔ ہر شخص اپنی جگہ پر ڈرتا رہتا ہے۔ جس معاشرے کی بزدلی کا یہ حال ہو، اس کی نہ قانون مدد کر سکتا ہے اور نہ ہی حکومت۔ بات ذرا لمبی ہو گئی۔ میں گلاب شاہ کا ذکر کر رہا تھا۔ مجھے گلاب شاہ کے مقابلے میں وقتی ناکامی ضرور ہوئی تھی، مگر میں نے شکست تسلیم نہیں کی تھی اور موقع کی تلاش میں تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ گلاب شاہ انتہائی موقع پرست تھا۔ وہ کبھی بھیڑ اور کبھی بھیڑیا بن جاتا تھا۔ وقت پڑنے پر گدھے کو باپ اور وقت نکل جانے پر باپ کو گدھا بنانے سے بھی نہیں چوکتا تھا۔ ایک روز میں تھانے سے نکلا تو وہ اپنے 2 چیلوں کے ہمراہ گیٹ پر موجود تھا۔ واضح طور پر وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ ملک صاحب، السلام علیکم۔ اس نے لمبا سا سلام مارا اور کسی عقیدت مند مرید کی طرح جھک کر مسافر کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ کہو، کیا بات ہے؟ میں نے اس کے ہاتھوں کو نظر انداز کر دیا کیونکہ وہ خونی ہاتھ تھے۔ کئی بے گناہ انسانوں کے قاتل۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، اس نے بے شرمی سے کہا۔ یہاں سے گزر رہا تھا کہ آپ کے نیاز حاصل ہو گئے۔ ہم گناہ گاروں کے لیے یہی بڑی بات ہے۔ ہمارے لیے کوئی خدمت، کوئی کام ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو حکم کریں۔ وہ اپنی مکارانہ عاجزی سے مجھ پر اپنی برتری کا رعب جمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی تو کوئی کام نہیں ہے، اگر کبھی ضرورت پڑی تو کمرو کو بتا دوں گا، میں نے مصلحت آمیز انداز میں کہا۔ وہی سن کر خوش ہو گیا۔ اس نے یقیناً یہی اندازہ لگایا ہوگا کہ میں نے اس کی بدماشی کو تسلیم کر لیا ہے۔ ملک صاحب، اور تو کوئی بات نہیں ہے، بس آپ کے غصے سے ڈر لگتا ہے۔ ہمارے ساتھ ذرا نرم معاملہ رکھا کریں، ہم تو ویسے ہی آپ کی جوتیوں کے غلام ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ مجھے زیادہ چاپلوسی پسند نہیں ہے۔ 2 ڈھائی مہینے کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ ایک شادی شدہ عورت جل کر ہلاک ہو گئی ہے۔ میں چند آدمیوں کو لے کر جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ ہلاک ہونے والی عورت کا نام فرزانہ تھا۔ اس کی عمر 23-24 سال کے قریب تھی اور اس کی شادی کو صرف 6 مہینے ہوئے تھے۔ وہاں پر مقتولہ کے ماں باپ بھی آئے ہوئے تھے۔ فضا میں کچھ تناؤ سا پایا جاتا تھا۔ فرزانہ کے والدین اس واقعے کو حادثہ ماننے پر تیار نہیں تھے، جبکہ فرزانہ کے سسرال والوں کا کہنا تھا کہ آگ حادثاتی طور پر لگی تھی۔ میں نے اس کمرے کا جائزہ لیا جہاں آگ لگی تھی۔ وہ درمیانے سائز کی خوابگاہ تھی جس میں ہر شے جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ پلنگ، کپڑے، فرنیچر، دروازے، کھڑکیاں، غرض کہ ہر چیز جلی ہوئی تھی۔ کمرے میں 2 پلنگ تھے جو آمنے سامنے والی دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے تھے، یا یوں کہنا چاہیے کہ سوختہ پڑے تھے۔ ایک پلنگ جو دروازے کے قریب تھا نسبتاً کم جلا ہوا تھا اور ہنوز اپنے ڈھانچے پر بھی کھڑا تھا۔ دوسرے پلنگ کی راکھ اور کوئلے فرش پر پڑے تھے۔ متوفیہ کے شوہر کا نام کرامت علی تھا۔ اس کی عمر 26-27 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس سے آگ لگنے کا سبب دریافت کیا۔ کچھ پتہ نہیں کہ کیسے آگ لگی، وہ مضطرب لہجے میں بولا۔ ہم اس وقت گہری نیند سوئے ہوئے تھے کہ اچانک تپش محسوس ہوئی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ کمرہ تندور کی طرح جل رہا ہے۔ آگ میرے پلنگ تک پہنچ گئی تھی اور دھوئیں کی وجہ سے دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے رضائی ایک طرف پھینکی، اٹھ کر دروازہ کھولا اور اپنی بیوی کو آوازیں دیں، لیکن دروازہ کھلتے ہی آگ اور تیز ہو گئی۔ میں نے شور مچا دیا۔ پڑوسی گھروں سے نکل آئے اور آگ بجھانے کی کوششیں کرنے لگے۔ آگ تو بجھ گئی مگر میری بیوی نہیں بچ سکی۔ اس نے منہ چھپا کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے پوچھا، تمہاری بیوی کس پلنگ پر سوئی ہوئی تھی؟ اس نے اس پلنگ کی طرف اشارہ کیا جو جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ اس پلنگ کے قریب کوئی دروازہ نہیں تھا، صرف ایک کھڑکی تھی جو ادھر گلی کی طرف کھلتی تھی۔ کرامت علی نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ کسی راہگیر نے بے خیالی میں سگریٹ کا ٹوٹا اچھال دیا تھا جو کھلی ہوئی کھڑکی سے اندر کپڑوں پر آ گرا تھا اور آہستہ آہستہ سلگ کر آگ کا باعث بن گیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ بیوی جل کر ہلاک ہو گئی تھی اور کرامت کا ایک بال بھی نہیں جلا تھا۔
मैंने इसके घर वालों और पड़ोसियों से पूछताछ की। घर वालों की मुतफ़क्का राय ये थी कि आग इत्तेफ़ाक़न लगी थी। ज़्यादातर लोगों का ख्याल था कि आग इत्तेफ़ाक़न ही लगी थी और वो इसे घर वालों की बेपरवाही करार दे रहे थे। 2-3 का ख्याल ये भी था कि आग दुश्मनी की बिना पर लगाई गई थी। फरजाना के बाप का नाम आबिद हुसैन था और वो करामत अली का मामू था। वो बेटी के गम में निढाल हो रहा था और किसी को इस सानहे का ज़िम्मेदार करार देने पर तैयार नहीं था। उसका कहना था कि अल्लाह को यूं ही करना था, इसकी बेटी की मौत इसी तरह लिखी थी। लेकिन फरजाना की माँ, जिसका नाम नूर बानो था, इस बात को तस्लीम करने पर तैयार नहीं थी। वो बेटी की सास पर इल्ज़ाम लगा रही थी। उसका कहना था कि ज़ेबुन्निसा फरजाना की सास ने शुरू दिन से ही फरजाना की ज़िंदगी को अजाब बना रखा था। वो बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ कत्ल का पर्चा कटवाना चाहती थी। उसके बेटे भी उसकी तायद कर रहे थे, लेकिन आबिद हुसैन इस कार्रवाई के हक में नहीं था। वो बीवी को समझाते हुए कह रहा था कि अगर उन्होंने पर्चा कटवाया तो रिश्तेदारी में हमेशा के लिए दरार पड़ जाएगी। दरार तो पड़ चुकी है, नूर बानो ने कहा। आप अपनी बहन को बचाने की कोशिश न करें। अब हम क़यामत तक इन लोगों से राज़ी नहीं हो सकते। आखिरकार फरजाना के भाइयों ने करामत अली और उसकी माँ के खिलाफ पर्चा कटवा दिया। सरसरी तफ्तीश से जो हालात मेरे इल्म में आए थे वो ये थे कि फरजाना और करामत अली शादी से पहले एक दूसरे को पसंद करते थे और इन्हीं के जोर देने पर यह शादी हुई थी, वरना इनके वालिदैन इस शादी पर राज़ी नहीं थे, क्योंकि इन लोगों के दरमियान काफ़ी अरसे से ताल्लुकात कशीदा चले आ रहे थे। खुसूसन करामत अली की माँ ज़ेबुन्निसा इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। यही वजह थी कि शादी के फौरन बाद उसने बहू को तंग करना शुरू कर दिया था। वो रवायती सासों की तरह बेटे के कान भरती रहती थी, लेकिन चूँकि करामत अली अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए वो माँ की बातों का ज़्यादा असर नहीं लेता था। तफ्तीश के दौरान मुझे एक हैरत अंगेज़ बात मालूम हुई कि फरजाना के रिश्ते के एक चचा ने, जिसका नाम मुख्तार अहमद था, उसने बताया कि गुलाब शाह भी फरजाना से शादी करना चाहता था। फरजाना बहुत खूबसूरत और पुरकशिश लड़की थी। एक रोज़ इत्तेफाक से गुलाब शाह की निगाह उस पर पड़ गई। उसने फैसला किया कि वो हर सूरत में इससे शादी करेगा। चंद रोज़ के बाद वो मिठाई का डब्बा लेकर फरजाना के घर पहुंच गया और खुले लफ्ज़ों में अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। फरजाना का बाप ये बात सुनकर परेशान हो गया। गुलाब शाह की उम्र 40 साल के लगभग थी और वो 3 जवान बच्चों का बाप था। 5-6 साल पहले उसने अपनी पहली बीवी और बच्चों को घर से निकाल दिया था। फरजाना का बाप आबिद हुसैन एक बदकिरदार मुजरिम के साथ अपनी बेटी की शादी करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसने गुलाब शाह को जवाब दिया कि उसकी बेटी की बात पक्की हो चुकी है, लिहाजा वो माजरत खा है। चाचा, ज़बानी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गुलाब शाह ने धमकीआमेज़ लहजे में कहा। अगर अच्छा रिश्ता आ जाए तो पुरानी बात ख़त्म की जा सकती है। आबिद हुसैन ने नरमी से कहा कि शाह जी, मैं अपनी बेटी और बीवी की मर्ज़ी के बगैर कोई नया फैसला नहीं कर सकता। आप कोई और घर देख लें। मैं इनकार सुनने का आदी नहीं हूँ। अपनी बीवी और बेटी को राज़ी करना आपका काम है। मैं दोबारा आऊँगा। आबिद हुसैन बहुत परेशान हुआ और अपने अजीज़ रिश्तेदारों से इस ज़िम्न में मशवरे भी करता रहा, लेकिन गुलाब शाह का नाम सुनकर हर शख्स खामोश हो जाता था। आबिद हुसैन के कज़न मुख्तार अहमद को जब ये बात मालूम हुई तो उसने फरजाना के जवान भाइयों को अपने पास बुलाकर गैरत दिलाई और कहा, अगर तुम इसी तरह डरते रहे तो वो जलील आदमी तुम्हारी मासूम बहन को ब्याह कर ले जाएगा और तुम लोग सारी जिंदगी जलते कुड़ते रहोगे। वो बदमाश है तो क्या हुआ, इसके सामने डट जाओ और इससे कह दो कि बहन तक पहुंचने के लिए उसे तुम्हारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। जब आदमी मरने मारने पर तुल जाए तो बड़े से बड़ा बदमाश की भी हवा निकल जाती है। इन बातों से भाइयों के अंदर हिम्मत और गैरत बेदार हो गई। उन्होंने अपने चचा के मशवरे पर 2 खंजरों का इंतजाम भी कर लिया। अगली दफ़ा जब गुलाब शाह रिश्ते के बारे में पूछने गया तो बेटों ने बाप को पीछे कर दिया और खुद सामने हो गए। शाह जी, अब्बा जी आपको जवाब दे चुके हैं, बड़े बेटे आफताब ने जुर्रत से कहा। हमारा अब भी वही जवाब है। ओए, तुम कल के बचूंगड़े, मेरे साथ क्या बात करोगे? गुलाब शाह ने नफरत से लड़कों को घूरा। मेरा नाम गुलाब शाह है। मैं जिस चीज़ पर हाथ रख देता हूँ वो मेरी हो जाती है। जाओ, जाकर अपना काम करो, ये बड़ों का मामला है।
दोनों भाइयों ने मुख्तार चचा के मशवरे के मुताबिक खंजर निकाल लिए। छोटे भाई हमीद ने कहा कि गुलाब शाह, हम बहुत दिनों से तुम्हारी धमकियां सुन रहे हैं, लेकिन अब हमारी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। अगर तुमने दोबारा हमारे घर में कदम रखा तो फिर तुम्हारी लाश ही बाहर जाएगी। जब तक हम जिंदा हैं कोई हमारी बहन पर बुरी नजर नहीं डाल सकता। चाचा, इन बातों का अंजाम अच्छा नहीं होगा, गुलाब शाह ने कहा। ताहम दोनों भाइयों के हाथों में खंजर देखकर उसका एतमाद मुतजलजल हो गया था। बूढ़ा आबिद हुसैन इस सूरत हाल की वजह से घबरा रहा था। उसने बेटों को एक तरफ करते हुए कहा, शाह जी, लड़कों की बातों का ख्याल न करें। मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम बेटी की बात पक्की कर चुके हैं। गुलाब शाह धमकियां देता हुआ घर से निकल गया, मगर इसने दोबारा इस घर में कदम नहीं रखा। बाद में मुझे ये भी मालूम हुआ कि उसने हवलदार कमरू के जरिए आफताब और हमीद को किसी झूठे मुकदमे में फांसने की साजिश भी की थी, लेकिन इन्हीं दिनों मेरा वहां तबादला हो गया और वो अपनी साजिश को अमली जामा नहीं पहना सका। इसका प्रोग्राम ये था कि दोनों भाइयों को कुछ दिनों के लिए हवालात में बंद करा देगा और इनकी अदम मौजूदगी में आबिद हुसैन पर दबाव डालकर फरजाना से शादी कर लेगा। लेकिन हवलदार ने कहा कि नए थानेदार के मिजाज का अभी कुछ पता नहीं है, इसलिए कुछ रोज तक इंतजार कर लेना बेहतर होगा। इस सूरत हाल की वजह से फरजाना के वालिदैन को इसकी शादी की फिक्र पड़ गई, लेकिन अभी तक कहीं रिश्ता तय नहीं हुआ था। उजलत में आबिद हुसैन की नज़र अपने भांजे पर ही पड़ी। इसे अच्छी तरह पता चला था कि बाहमी रंजिश की वजह से उसकी बहन इस रिश्ते पर राजी नहीं थी। ताहम उसे यह भी मालूम था कि फरजाना और करामत अली एक दूसरे को पसंद करते थे। बस उसने अपनी बीवी से कहा कि वो करामत अली को बुलाकर शादी के मामले पर बात करे। करामत अली मुमानी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और वादा किया कि वो अपनी माँ को राजी करने की पूरी कोशिश करेगा। चंद रोज के बाद आबिद हुसैन बीवी के हमरा बहन के घर पहुंच गया और फरजाना के रिश्ते के लिए झोली फैला दी। ज़ैबुन्निसा को आखिरकार अपनी जिद तर्क करके हाँ करना पड़ी और इस तरह ये शादी हो गई। लेकिन ज़ैबुन्निसा के दिल से रंजिश नहीं गई थी। शादी के बाद जब उसने देखा कि बेटे ने बीवी के नाज नखरे उठाने शुरू कर दिए हैं, तो इसकी रंजिश फजूतर हो गई और उसने बहू के खिलाफ बेटे के कान भरने शुरू कर दिए। लेकिन करामत अली माँ की बातें सुनी अनसुनी कर देता था। इसका नतीजा ये निकला कि ज़ैबुन्निसा ने बहू को मुख्तलिफ तरीकों से परेशान करना शुरू कर दिया। इस ज़मीन में मुझे पड़ोसियों की ज़बानी बहुत सी बातें मालूम हुई। इनमें दो बातें खास तौर पर काबिले तवज्जो थीं। शादी के 3-4 महीनों के बाद ही ज़ैबुन्निसा ने यह कहना शुरू कर दिया था कि वो फरजाना को तलाक दिलवाकर दूसरी बहू लाएगी। दूसरी धमकी वो ये दिया करती थी कि अगर करामत अली ने बीवी को तलाक ना दी तो फिर बहू की लाश ही उठेगी। आमतौर पर ऐसी बातों को औरतों के कोसने समझकर नज़रअंदाज करना पड़ता है, लेकिन जब कोई धमकी अमली सूरत इख्तियार कर जाए तो फिर इससे सरफे नज़र नहीं किया जा सकता। सबसे संगीन बात जो तफ्तीश के दौरान मुझे मालूम हुई वो ये थी कि बाज़ लोगों ने गुलाब शाह को करामत अली के घर आते जाते देखा था। ये बात मालूम होने के बाद मैंने ज़ैबुन्निसा से सख्ती से पूछगछ की तो उसके बयान में मुझे अच्छा खासा तजाद नजर आया। करामत अली ने भी अपना इब्तिदाई बयान बदल दिया। इनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो हकीकत छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मैं दोनों को हिरासत में लेकर थाने ले गया और दोनों को अलग अलग बिठा दिया। ज़ैबुन्निसा ने पहले तो बहुत शोर मचाया और अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब मैंने आंखें दिखाईं तो सीधे रास्ते पर आ गई। करामत अली ज़्यादा मज़ाहमत नहीं कर सका और फौरन ही सारी बात उगल दी। उसकी बयान करदा तफसील से अंदाज़ा होता था कि वो माँ की साजिश का शिकार हो गया था। ज़ैबुन्निसा ने गुलाब शाह के साथ मिलकर होलनाक साजिश तैयार की थी। आम हालात में एक घरेलू औरत के बारे में ऐसी साजिश का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन जब नफरत और इंतकामी जज्बात इंतहा को पहुंच जाते हैं तो इंसान शैतान के तसर्रुफ में चला जाता है और ऐसे भयानक जुराइम का इर्तिकाब कर बैठता है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। ज़ैबुन्निसा ने बताया कि चंद हफ्ते कबल गुलाब शाह ने उसके घर आना जाना शुरू कर दिया। वो गुलाब शाह के किरदार से बखूबी आगा थी और इससे बात करना भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन गुलाब शाह शातिर आदमी था और दूसरों के दिल में जगह बनाने का फन खूब जानता था। एक सुबह वो ज़ैबुन्निसा के दरवाजे पर आया और नहायत मुहज़्ज़ब अंदाज में सलाम करने के बाद कहा कि वो एक ज़रूरी बात करना चाहता था। इस वक्त मर्द घर में नहीं है। ज़ैबुन्निसा ने कहा, शाम के वक्त आना। गुलाब शाह ने धीमी आवाज़ में कहा कि जो बात मैं करना चाहता हूँ वो मर्दों के कानों तक नहीं पहुँचनी चाहिए, इसीलिए मैं इस वक्त आया हूँ। क्या बात है? ज़ैबुन्निसा के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ।
बात आपकी बहू के बारे में है। इस जुमले ने जादू का सा असर किया। ज़ेबुन्निसा गुलाब शाह को बैठक में ले गई और दरवाजे खिड़कियां बंद करने के बाद पूछा, बहू के बारे में क्या बात है? खाला, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, आपने बड़ी गलत लड़की को अपनी बहू बना लिया है। क्या मतलब? अब मैं आपको क्या बताऊं, बात करते हुए भी शर्म आती है। मुझे पता है कि फरजाना आपके भाई की बेटी है, लेकिन इसका चाल चलन अच्छा नहीं है। 2-3 लड़कों को तो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। कौन से लड़के? एक का नाम तो इफ्तिखार है, इसका बाप कपड़े का कारोबार करता है, लेकिन क्या फायदा लड़कों के नाम बताने का? लड़की अगर अच्छी हो तो किसी लड़के की क्या मजाल जो आंख उठाकर भी देख ले। आपके भाई साहब मुझे फरजाना का रिश्ता देने पर तैयार हो गए थे, लेकिन मुझे तो असल कहानी का इल्म था, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। वो क्या कहते हैं कि बद अच्छा बदनाम बुरा। मेरी शोहरत अच्छी नहीं है, पर मैं आदमी खरा हूँ। पुलिस ने मुझे बंद करने की बड़ी कोशिश की, मगर नहीं कर सकी। अदालतों में जो जज बैठे होते हैं वो मरोड़ा तो नहीं बेचते ना। उनकी खोपड़ी में आला किस्म की अकल होती है। वो बंदे की शक्ल देखते ही समझ जाते हैं कि वो शरीफ है या बदमाश। पूरा शहर गवाह है कि गुलाब शाह को आज तक कभी भी सजा नहीं हुई। खैर, आबिद हुसैन को अपनी बेटी की शादी करने की इतनी जल्दी पड़ी हुई थी कि वो मेरे पास आए। मेरी उम्र ज़रा ज़्यादा है, पर मैं खाता पीता आदमी हूँ। सेहत अच्छी है और शहर के मोअज़्ज़िज़ और बाअसल लोगों में मेरा उठना बैठना है। मैंने इनकार कर दिया और मेरे इनकार के बाद उसने तुम्हारा यानी कि अपनी बहन का घर पकड़ लिया। आपको सोचना चाहिए था कि माँ बाप को बेटी की शादी की इतनी जल्दी क्यों पड़ गई है। तुम्हारा मतलब है कि कोई गड़बड़ वगैरह थी? गड़बड़ 2 किस्म की होती है, गुलाब शाह ने बड़े मायनाखेज अंदाज में कहा। पहली गड़बड़ तो छुप जाती है, लेकिन दूसरी गड़बड़ छुप नहीं सकती। वो क्या कहते हैं कि चंद चढ़े तो दुनिया देखे। आपको पता होना चाहिए कि समझदार लोग दूसरी गड़बड़ का इंतजार नहीं करते। गुलाब शाह की लच्छेदार बातें सुनकर ज़ेबुन्निसा को दिली खुशी हो रही थी, क्योंकि वो इसके मतलब की बातें थीं। वो अपनी बहू को पसंद नहीं करती थी और इससे छुटकारा पाना चाहती थी। अगर ऐसी बातें गुलाब शाह उसकी बेटी के बारे में करता तो उसे आग लग जाती। गुलाब शाह ने वक्तन फवक्तन उसके यहाँ आना जाना शुरू कर दिया। उसकी मर्जी ये थी कि फरजाना को तलाक हो जाए और वो उसका दूसरा उम्मीदवार बनकर आबिद हुसैन के घर पहुंच जाए। जाते वक्त वो ये बात ज़रूर कहता, खाला, कोई मसला, कोई उलझन, कोई मुश्किल हो तो गुलाब शाह को याद कर लेना। एक दिन ज़ेबुन्निसा ने कहा कि गुलाब शाह बेटा, मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करता मेरा बेटा। वो बीवी को आसमान से उतरी हुई हूर समझता है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। लो, ये भी कोई मुश्किल काम है, गुलाब शाह ने कहा। बेटे को कुछ नज़ारा दिखाएं, जब उसे यकीन आएगा। कैसा नज़ारा? कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, गुलाब शाह ने सोचते हुए कहा। आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। कैसी हिम्मत? 2-4 दिन ठहर जाएं, काम में ऐसा करूंगा कि आपके बेटे की आंखें खुल जाएंगी। ज़ेबुन्निसा इंतकाम की आग में जल रही थी और गुलाब शाह के साथ हर तरह का ताउन करने पर तैयार थी। 1 हफ्ते के बाद गुलाब शाह उसके पास आया और उसे सारा मंसूबा समझाकर चला गया। फरजाना बीवी को घर में होने वाली साजिश का कुछ इल्म नहीं था। गालिबन उसे ये भी मालूम नहीं था कि गुलाब शाह उसकी सास से मिलने के लिए आता रहता है। एक रोज़ ज़ेबुन्निसा ने उससे कहा कि वो तैयार हो जाए, बाजार से कुछ खरीदारी करनी है। चंद रोज़ से सास का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा था और उसे इस बात पर ताज्जुब भी था। इस वक्त सुबह के 10 बजे थे। फरजाना तैयार हो गई। सास पहले से तैयार बैठी थी। बाजार से दोनों ने कुछ ज़नाना इस्तेमाल की चीज़ें खरीदी। खरीदारी से फारिग होकर ज़ेबुन्निसा एक गली में दाखिल हो गई। फरजाना को इस बात का इल्म नहीं था कि 20-25 कदम दूर खड़े हुए एक शख्स ने उसकी सास की रहनुमाई करी है और वो रहनुमाई करता हुआ आगे आगे चल रहा था। गली में दोनों तरफ रिहायशी मकानात बने हुए थे और यहाँ वहाँ इक्का दुक्का लोग चलते फिरते नजर आते थे। आगे चलने वाला शख्स एक दरवाजे में दाखिल हो गया। ज़ेबुन्निसा इस दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गई और बहू से बोली कि यहाँ मेरी एक जानने वाली रहती है, बहुत अरसा हुआ उससे मिले हुए। आओ 2 घड़ी बैठते हैं, प्यास भी लग रही है। मकान का दरवाज़ा खुला हुआ था। ज़ेबुन्निसा ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और अंदर दाखिल होते हुए बोली, सितारा बहन, कहाँ हो? दूसरे ही लम्हे एक बनी संवरी औरत उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। यूं लगता था कि वो तैयार ही बैठी थी। वो इनको लिए हुए एक सादा से कमरे में पहुंच गई और हाल अहवाल पूछना शुरू कर दिया। ये मेरी बहू फरजाना है, ज़ेबुन्निसा ने तारुफ कराया। सितारा नामी औरत ने फरजाना के सर पर हाथ फेरा
और उसे बूढ़ी औरतों की तरह दुआ दी, हालांकि वो बूढ़ी नहीं थी। इसकी उम्र ज़ेबुन्निसा से 7-8 साल कम मालूम होती थी। खुलकर बैठें, उसने कहा। बुर्का उतार दें, आप इतने दिनों के बाद आई हैं, जल्दी नहीं जाने दूंगी। ज़ेबुन्निसा ने थोड़े से तामुल के बाद बुर्का उतार दिया। तुम भी बुर्का उतार दो, सितारा ने फरजाना से कहा। इसे अपना ही घर समझो। फरजाना ने मंजूरी के लिए सास की तरफ देखा। सास ने कहा, कोई हर्ज नहीं, उतार दो। फरजाना ने भी बुर्का उतार दिया। कमरे में 2 पलंग, 3 कुर्सियां और एक सेंटर टेबल रखी थी। मकान के दूसरे हिस्से से किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आ रही थी। सितारा बेगम ने दोनों बुर्के उठा लिए और दूसरे कमरे की तरफ बढ़ती हुई बोली, मैं इनको उधर खूंटी पर लटका देती हूँ। वो दूसरे कमरे में चली गई और थोड़ी देर के बाद खाली हाथ वापस आ गई। फिर वो पलंग पर बैठ गई और इधर उधर के किस्से सुनाने शुरू कर दिए। ओह, मैं भी कितनी पागल हूँ, आपके खाने पीने के लिए तो कुछ मंगवाया ही नहीं। उसने अंदर की तरफ मुंह करके आवाज लगाई, अयाज, अयाज बेटा। जी अम्मा। थोड़ी देर के बाद एक शख्स, एक 23-24 साल नौजवान अंदर वारिद हुआ। क्या बात है? अरे बेटा, ये मेरी बहन आई है, इनके खाने पीने के लिए कुछ लेकर आओ। अभी लाता हूँ, अयाज नामी नौजवान ने कहा। फरजाना ने अयाज को देखकर घूंघट निकाल लिया था। लो, घूंघट निकाल रही है, सितारा बेगम ने हैरानी का इजहार किया। भाई, ये कोई गैर थोड़ी है, तुम्हारे भाइयों की तरह है। मैं तुम्हारी खाला हूँ, भला खालाजाद भाइयों से भी पर्दा किया जाता है। ज़ेबुन्निसा ने कहा कि पहली दफा आई है ना, इसलिए ऐसा कर रही है। खाला सलाम, अयाज ने कहा। बाजी सलाम। ज़ेबुन्निसा ने इसके सलाम का जवाब दिया, मगर फरजाना चुप बैठी रही। इसे कुछ पता नहीं था कि वो 2 खौफनाक मकड़ियां उसके गिर्द जाला बुन रही थीं। थोड़ी देर के बाद अयाज लस्सी और मिठाई ले आया। उसने ये चीजें मेज पर लगा दी और खुद भी कुर्सी घसीट कर बैठ गया। सितारा बेगम ने बड़ा इसरार करके फरजाना को लस्सी पिलाई और मिठाई भी खिलाई। अयाज भी वहीं बैठकर लस्सी पीता रहा। ज़ेबुन्निसा ने उसकी मौजूदगी पर कोई एतराज नहीं किया। चंद मिनटों के बाद फरजाना पर कुनूदगी सी तारी होने लगी। ऐन उसी वक्त सलीम नामी एक नौजवान करामत अली की दुकान पर पहुंचा और उसे एक तरफ ले जाकर कहा, करामत अली साहब, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मेरा नाम सलीम है। मैं आपको एक बुरी खबर सुनाने आया हूँ। बुरी खबर? करामत अली ने नौजवान का जायजा लिया। खबर आपकी बीवी के बारे में है। क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बीवी को? खुदा न खास्ता इसे कोई हादसा तो पेश नहीं आ गया? ऐसी बात नहीं है। मैं लोहारी महल्ले में रहता हूँ और हमारे पड़ोस में 2 छड़े लड़के रहते हैं। इनमें से एक का नाम अयाज है। आपकी बीवी फरजाना चोरी छुपे इस लड़के से मिलने के लिए आती है। क्या बकवास कर रहे हो? करामत अली का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। अगर दोबारा मेरी बीवी का नाम लिया तो? भाई साहब, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। आपकी बीवी इस वक्त भी अयाज के घर में मौजूद है। पता मैं देता हूँ, आप जाकर देख लें। करामत अली ने सलीम नामी नौजवान से पता लिया और उसी वक्त टांगे में बैठकर लोहारी महल्ले पहुंच गया। इस असना में फरजाना को होश आ गया था। उसने आंखें मलते हुए इधर उधर देखा तो वहां ना उसकी सास थी और ना ही सितारा नामी औरत मौजूद थी। अयाज वहां पर बैठा हुआ था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे क्या हुआ था? फरजाना हड़बड़ा कर उठ बैठी। और फूफी जान कहाँ है? फूफी जान? अयाज ने इस्तेज़ाइया लहजे में कहा। यहाँ कोई फूफी जान नहीं है। फरजाना को एहसास हो गया था कि वो साजिश का शिकार हो गई थी। वो जल्दी से उठी, दूसरे कमरे से अपना बुर्का लिया और जल्दी जल्दी पहनना शुरू कर दिया। बैठो बैठो, अयाज ने कहा। मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, तुम्हारी फूफी जान अभी आ जाती हैं। फरजाना ने बड़े जोर से अयाज को धक्का दिया। वो लड़खड़ाता हुआ दूर गिरा। उसे इतने शदीद रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं थी। अगर मेरे करीब आए तो मैं शोर मचा दूंगी। फरजाना ने जल्दी जल्दी बुर्का पहना और वो बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसे एक टांगा मिल गया। वो जल्दी से टांगे में जा बैठी, लेकिन ऐन इसी वक्त करामत अली का टांगा गली में दाखिल हुआ। उसने अपनी बीवी को टांगे में बैठते हुए देख लिया और अपना टांगा उसके पीछे लगा दिया। फरजाना को अपने ताक़ुब का पता नहीं चला। घर पहुंचकर करामत अली ने बीवी को ज़दोकोब करना शुरू कर दिया। उसने अपनी सफाई पेश करने की बहुत कोशिश की, मगर करामत अली ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उसने जो कुछ सुना और देखा था उसकी वजह से उस पर जुनून तारी था। वो कुछ सुनने पर तैयार नहीं था। मारपीट के बाद वो घर से निकल गया और रात को देर से घर आया। ज़ेबुन्निसा को तो सब कुछ मालूम था।
लेकिन वो अनजान बन गई और बेटे से पूछा कि क्या हुआ था। करामत अली इस वाकये के बावजूद बीवी से मोहब्बत करता था। उसने माँ के इस्तफसार पर सिर्फ इतना कहा, फरजाना को इस तरह अकेले बाहर न जाने दिया करें, मुझे ये बात पसंद नहीं है। ज़ेबुन्निसा ने कुरेदने की बहुत कोशिश की मगर करामत अली ने ज़बान नहीं खोली। ना बताओ, ज़ेबुन्निसा ने झुंझुलाकर कहा, कुछ मत बताओ, लेकिन ये मत समझो कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैंने घर की इज्जत की खातिर अपनी ज़बान बंद रखी हुई है। तुम्हारी बीवी जो कुछ करती फिरती है वो सारी दुनिया को नजर आ रहा है। मैंने तुम्हें पहले दिन ही समझा दिया था कि ये कश्ती किनारे पर नहीं लगेगी। अगर तुम्हारे अंदर कुछ गैरत बाकी है तो बीवी को कागज देकर घर भेज दो। अगर एक दो बच्चे हो गए तो फिर फंस जाओगे। अम्मी, मुझे आपकी ये बातें अच्छी नहीं लगती, करामत अली ने बेजारी से कहा और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। गुलाब शाह अपनी साजिश का नतीजा देखने के लिए बेचैन था। जब इस वाकये को 3 दिन गुजर गए तो उसे बड़ी परेशानी हुई और वो सूरत हाल मालूम करने के लिए ज़ेबुन्निसा के पास पहुंचा। तुम्हारा मंसूबा फेल हो गया है, ज़ेबुन्निसा ने उसे बताया। करामत अली बीवी को छोड़ने पर तैयार नहीं है। ज़ेबुन्निसा ने मुझे बताया कि ये बातें सुनकर गुलाब शाह गहरी सोच में डूब गया और देर तक सर झुकाए बैठा रहा। कोई बात नहीं, आखिरकार उसने दोनों हाथ मलते हुए कहा, कोई बात नहीं। अगर करामत अली ने बीवी को नहीं छोड़ा तो क्या हुआ, अब बीवी उसका साथ छोड़ जाएगी। ये वो आखिरी अल्फाज थे जो गुलाब शाह ने ज़ेबुन्निसा से कहे थे। इसके बाद दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। करामत अली ने मुझे बताया कि वो 5 दिन तक बीवी के कमरे में नहीं सोया और न ही इससे बात की। फरजाना इससे एक ही बात कहती थी कि बेशक मुझे कत्ल कर दें, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दें, मगर एक दफ़ा मेरी बात ज़रूर सुन लें। करामत अली ने जो कुछ देखा था उसकी वजह से उसे बहुत रंज था। यही वजह थी कि वो बीवी को झिड़क देता था और उसकी कोई बात नहीं सुनता था। लेकिन 5वें दिन उसके दिल में कुछ नरमी पैदा हुई और उसने बीवी की ज़बानी सारी तफसील सुनी। वो ये सब कुछ सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसे यकीन नहीं आया कि उसकी सीधी सादी माँ इतनी खतरनाक साजिश तैयार कर सकती है। मैं इस मामले की छानबीन करूँगा, उसने फरजाना से कहा। मेरी इतनी उम्र हो गई है मगर मैंने सितारा बेगम नामी किसी औरत को घर में आते जाते नहीं देखा, ना ही अयाज का कभी नाम सुना है। फिर उसने माँ से इस कहानी के बारे में पूछा। माँ ने न सिर्फ इस बात से लाइल्मी का इजहार किया बल्कि शोर भी मचा दिया कि बहू ने इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। करामत अली ने फैसला किया कि वो इस घर में जाकर पता करेगा जिसमें ये सारा वाकया पेश आया था। लेकिन इसी रात इसकी ख्वाबगाह को आग लग गई और उसका प्रोग्राम धरा का धरा रह गया। इन बयानात की रोशनी में ये बात वाज़ेह थी कि फरजाना का कातिल गुलाब शाह था। इसे पूरा यकीन था कि इसकी साजिश कामयाब साबित होगी और करामत अली बीवी की बेरारवी देखकर उसे तलाक दे देगा। लेकिन करामत अली ने जज्बाती लम्हात में अपने आप को काबू में रखा और बीवी को तलाक नहीं दी। थाने में जब इसे पूरी साजिश का इल्म हुआ तो उसने बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। वो अपना मुंह नोचते हुए बार बार ये कहता था, फर्जो, मुझे माफ़ कर दो, मैं गफलत में मारा गया, मुझे हकीकत का इल्म नहीं था, काश मैं भी तुम्हारे साथ जलकर मर जाता। उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा और अफसोस था जिसकी झूठी अना एक मासूम लड़की की मौत का बायस बन गई थी। मुझे थोड़ा सा शक ज़ेबुन्निसा पर भी था क्योंकि उसने अपने एक करीबी अजीज़ा से बातों के दौरान कहा था कि अगर करामत अली ने इसको तलाक ना दी तो फिर बहू की लाश ही उठेगी। मुमकिन है कि इसने अपनी इस धमकी को अमली जामा पहनाने के लिए कमरे को आग लगा दी हो, लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता था कि उसने यह हरकत नहीं की थी क्योंकि कमरे में उसका बेटा भी सोया हुआ था। दूसरी बात यह थी कि आग गली की तरफ से लगाई गई थी और यह हरकत गुलाब शाह ही कर सकता था। अलबत्ता ये इम्कान मौजूद था कि इसे ज़ेबुन्निसा का ताउन हासिल था। ये बात उसे ज़ेबुन्निसा ही ने बताई होगी कि फरजाना जिस कमरे में सोती थी और उसका पलंग कहाँ होता था। थाने में हर शख्स को फरजाना की मौत का अफसोस था। वो छोटा इलाका था और लोग एक दूसरे को जानते थे। हवलदार कमरू भी इस कत्ल पर गुलाब शाह को बुरा भला कह रहा था क्योंकि वो फरजाना के बाप आबिद हुसैन को ज़ाती तौर पर जानता था। मलिक साहब, मेरा एक मशवरा है, उसने कहा। हम कानून के जरिए गुलाब शाह को सज़ा नहीं दिलवा सकते। आपको तो पता ही है कि वो कोई ना कोई चक्कर चलाकर हर दफ़ा बच जाता है। मुझे पता है कि वो इस दफ़ा भी बच जाएगा। इसको सज़ा देने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? जाली पुलिस मुकाबला। मुझे उसके तमाम ठिकानों का इल्म है, बल्कि आप जाली पुलिस मुकाबले का काम मेरे सुपुर्द कर दें। मुझे सिर्फ 6 आदमी दे दें और 2-3 दिन के अंदर गुलाब शाह की लाश वसूल कर लें।
कमरू ठीक कहता है, एएसआई ने कहा। यह शख्स आधे दर्जन इंसानों के खून से हाथ रंग चुका है। आखिर हम कब तक बेबसी से यह खूनी ड्रामा देखते रहेंगे? हेड क्लर्क ने कमरू से कहा, तुम तो गुलाब शाह के दोस्त हो, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इस शख्स को जाली पुलिस मुकाबले के अंदर खत्म कर देना चाहिए, हवलदार ने कहा। उसने मजीद कहा, मैं जानता हूँ कि गुलाब शाह कितना कमीना और जहरीला शख्स है। इसके अंदर गंद ही गंद और जहरी जहर भरा है। लोग इसे सही में ही बिच्छू कहते हैं। पता नहीं कब्र भी इसे कबूल करेगी कि नहीं। ये ऐसा शख्स है कि वक्त पड़ने पर अपनी सगी बहन के साथ भी कुछ भी कर सकता है। नहीं, मैंने कहा, हम कोई जाली मुकाबला नहीं करेंगे। अगर खुदा को मंजूर हुआ तो वो असल पुलिस के जरिए हवालात में जाएगा और कानून के जरिए फांसी पर भी लटक जाएगा। तुम ऐसा करो कि उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत हासिल करने की कोशिश करो, ताकि हम मजबूत केस बनाकर उसे अदालत में पेश कर सकें। मैं 2-3 जाली गवाहों का इंतजाम कर सकता हूँ। मुझे असली गवाह चाहिए, मैंने कहा। एएसआई ने कमरू से कहा कि तुम्हारा दिमाग जाली कामों में बहुत चलता है। मैंने एएसआई से कहा कि आप करामत अली को ले जाएं और अयाज और सलीम नामी नौजवान को गिरफ्तार करके यहाँ ले आएं। अगर वहाँ सितारा बेगम नामी कोई औरत हो तो उसे भी साथ ले आएं। सितारा बेगम वहाँ नहीं रहती, हवलदार ने कहा। उसका ठिकाना मुझे मालूम है। सितारा बेगम की गिरफ्तारी के लिए मैंने हवलदार को भेज दिया। इन तीनों की गिरफ्तारी में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। हवलदार कमरू तकरीबन 1 घंटे के अंदर सितारा बेगम को लेकर थाने पहुंच गया। उसकी शक्ल देखते ही मैं समझ गया कि वो कोई शरीफ औरत नहीं थी। उसने शोख रंग का रेशमी जोड़ा पहना हुआ था और खूब गहरा मेकअप किया हुआ था। उसकी उम्र 35 और 40 साल के दरमियान थी। बाद में मुझे मालूम हुआ कि हवलदार भी उसके चाहने वालों में से था और उसे बहाने से थाने लाया था। उसने उसके सामने गिरफ्तारी वगैरह की कोई बात नहीं की थी। आदाब हुजूर वाला, उसने फर्शी सलाम करते हुए कहा और बेतकल्लुफी से कुर्सी घसीट कर बैठ गई। कनीज को कैसे याद फरमाया? कमरू तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, मैंने कहा। हमने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे दर्शन कर लिए जाएं। सरकार ने बड़ी देर के बाद याद फरमाया है, उसने अपने दांतों की नुमाइश करते हुए कहा। हम तो बड़े दिनों से इसको कह रहे थे कि मलिक साहब से हमारी मुलाकात करा दें। इसने डबिया खोलकर चांदी के वर्क में लिपटा हुआ पान निकाला और दोनों हाथों पर रखकर मेरी तरफ बढ़ाया। लें, ये पान खाएं। ये मैं अपने हाथों से बड़े प्यार से बनाकर लाई हूँ। मैंने पान लेकर रख लिया और कहा कि मैं ड्यूटी के दौरान कोई चीज़ नहीं खा सकता। बातों बातों में पता चला कि उसके ख्वाजा साहब से बड़े अच्छे मरासिम थे। कुछ देर तक वो पुरतकल्लुफ़ बातें करती रही। मैंने बातों बातों में गुलाब शाह के बारे में पूछा। उसने जवाब में ये शेर पढ़ा, गुलशन परस्त हूँ, मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निबाह किए जा रही हूँ मैं। कांटों से दामन बचा कर रखना चाहिए, मैंने कहा। और गुलाब शाह तो निहायत जहरीला कांटा है। लोग उसे बिच्छू कहते हैं। जिसको डंक मारता है वो जिंदगी भर तड़पता रहता है। उसने शौक नजरों से मुझे घूरते हुए कहा, बाज फूल ऐसे होते हैं जिन तक पहुंचने के लिए कांटों से दोस्ती करनी पड़ती है। चंद रोज पहले गुलाब शाह ने तुमसे एक काम लिया था, मैंने असल बात की तरफ आते हुए कहा। सुना है कि लाहौरी महल्ले में एक मकान में तुमने बड़ी अच्छी अदाकारी की थी। आप गालिबन ज़ैबुन्निसा और इसकी बहू वाले मामले की बात कर रहे हैं। वो थोड़ी सी मोहतात नजर आने लगी। हाँ, मैं इसी मामले की बात कर रहा हूँ। वहाँ क्या हुआ था? यह हरामी गुलाब शाह हर तरफ हाथ पैर मारता रहता है। मैंने इसको कहा भी था कि इस शरीफ लड़की का पीछा छोड़ दे, लेकिन ये बाज नहीं आया। इसका ख्याल था कि फरजाना का शौहर गुस्से में आकर उसे तलाक दे देगा और इसका काम बन जाएगा, लेकिन इसकी बात नहीं बनी और उसने गुस्से में फरजाना को जलाकर हलाक कर दिया। मैंने बात आगे बढ़ाई। उसने मेरी बात की तरदीद नहीं की, बोली, ऐसे बदमाश से और क्या तवक्को की जा सकती है? सितारा बेगम, इस कत्ल में तुम भी शरीक हो, मैंने कहा। गुलाब शाह के साथ तुम्हें भी सजा हो सकती है। आप मजाक कर रहे हैं, उसने घबरा कर कहा। मेरा फरजाना के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो गुलाब शाह की बातों में आकर खड़ी 2 घड़ी के लिए इस मकान में जा बैठी थी। मुझे क्या पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। फिलहाल तुम ज़ेरे हिरासत हो, मैंने कहा। अगर तुमने सही सही बयान दिया और हमारे साथ ताउन किया तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। सरकार, बयान का क्या है? आप जो लिखेंगे वही बयान होगा। हमारे साथ आपको सख्ती नहीं करनी चाहिए। हम तो बाकायदगी से आपको भत्ता भिजवाते हैं।
भत्ता? किसके हाथ? गुलाब शाह के हाथ। और किसके हाथ? वही आपका खास आदमी है ना, वो तुम्हें धोखा देता रहा है। गुलाब शाह मेरा खास आदमी नहीं है और मैंने इसे कभी एक पैसा भी नहीं लिया। सरकार, मेरी इज्जत आपके हाथ में है। उसने हाथ जोड़े। मेरा गुलाब शाह से कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो आपकी वजह से उससे डरते थे। वो हमेशा आपका नाम लेकर हमें डराता था। आप बेशक उसको सूली पर चढ़ा दें, संगसार करें, हम खुद उससे तंग हैं। इतने में एएसआई सलीम और अयाज नामी लड़कों को गिरफ्तार करके ले आया। दोनों पढ़े लिखे नौजवान थे और शरीफ खानदान के चश्मो चराग मालूम होते थे। इस वक्त वो खासे घबराए हुए लग रहे थे। सितारा बेगम को देखकर उनकी घबराहट में मजीद इजाफा हो गया। मैंने दोनों के नाम पूछे, फिर सितारा बेगम की तरफ इशारा करके पूछा, ये औरत तुम्हारी क्या लगती है? कक कक कुछ नहीं, कुछ नहीं, दोनों ने बैक जबान जवाब दिया। मैंने अयाज से कहा कि तुम तो इसको अम्मा कहते थे, अब क्या बात है? वो जी, गलती हो गई, हम गुलाब शाह की बातों में आ गए थे, उसने जवाब दिया। ओए, तुम इसको गलती कहते हो? मैंने गुस्से से कहा। तुम्हारी कोई शादीशुदा बहन है? हाँ जी, 2 बहनें शादीशुदा हैं। मैंने सलीम से पूछा, तुम्हारी कितनी बहनें शादीशुदा हैं? एक है जी। मैं उठा और दोनों को गर्दनों से पकड़कर पूछा, ओए, यही ड्रामा एक दूसरे की बहनों के साथ करोगे? हमें बेहद अफसोस है जी। अयाज ने हाथ जोड़े। जब तक मैंने रिजवाना बीवी को नहीं देखा था उस वक्त तक मुझे असल बात का अंदाजा नहीं था। गुलाब शाह ने हमें कहा था कि फरजाना बीवी बहुत खतरनाक औरत है और इसने अपनी सास का नाक में दम किया हुआ है। लेकिन जब मैंने फरजाना बीवी को देखा तो मुझे महसूस हुआ कि वो बहुत मासूम औरत है। अगर मुझे गुलाब शाह का डर न होता तो मैं उसी वक्त भांडा फोड़ देता। सलीम ने कहा कि आप हमें करामत अली के घर ले चलें, हम दोनों मियाँ बीवी के पैर पकड़कर माफी मांग लेंगे। फरजाना बीवी को गुलाब शाह ने कत्ल कर दिया है, सितारा बेगम ने कहा। उसने ये ड्रामा इसलिए रचाया था कि करामत अली गुस्से में आकर बीवी को तलाक दे दे और उसका रास्ता खुल जाए। वो फरजाना से शादी करना चाहता था, लेकिन जब उसका मंसूबा फेल हो गया तो उसने फरजाना को जलाकर मार डाला। दोनों नौजवानों को इस इंकिशाफ से सख्त सदमा पहुंचा। अयाज ने रोना शुरू कर दिया। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरे गुनाह माफ कर दे, उसने रोते हुए कहा। फरजाना बीबी बहुत नेक और मासूम औरत थी, हमारी वजह से उसको बहुत दुख पहुंचा था। या अल्लाह, इस शैतान गुलाब शाह को गारत कर दे। मैं दोबारा अपनी कुर्सी पर जा बैठा। सितारा बेगम और दोनों नौजवानों ने हमारे साथ ताउन करने पर पूरी तरह तैयारी दिखाई। वो नादानी या दबाव की वजह से गुलाब शाह के आलाकार बन गए थे। मेरा दिल नहीं माना कि इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करूं। मैंने इनको शाम तक थाने में बिठाए रखा और तहरीरी बयान लेने के बाद जाने की इजाज़त दे दी। असल मुजरिम ज़ेबुन्निसा और गुलाब शाह थे। शाम के वक्त मैंने ज़ेबुन्निसा को अपने कमरे में बुलाया। उस वक्त थाने में एक रात गुजारने की वजह से वो कुछ परेशान दिखाई देती थी, ताहम उसकी ज़बान की तेज़ी में कोई फ़र्क नहीं आया था। उसने आते ही कहा, आप कब तक मुझे यहाँ बिठाए रखेंगे? मैंने उसके एहतिजाज को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, तुमने अपनी बहू के कमरे में किस तरह आग लगाई थी? मैंने आग लगाई थी, उसने हैरानी और गुस्से से कहा। आप सारा इल्जाम मेरे सर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। सितारा बेगम, सलीम और अयाज थोड़ी देर पहले यहाँ से उठकर गए हैं। मैंने तीनों का तहरीरी बयान ले लिया है। इनका बयान तुम्हारे खिलाफ जाता है। इसके अलावा तुमने पड़ोसियों से बातें करते हुए कहा था कि अगर करामत अली ने बीवी को तलाक न दी तो फिर बहू की लाश ही उठेगी। इन बातों से जाहिर होता है कि तुमने बहू को कत्ल करने का फैसला किया हुआ था। आप मुझे कातिल समझ रहे हैं? उसके लहजे में हैरत भी थी और परेशानी भी। मेरे समझने से कुछ नहीं होता। वाक़यात और शहादतें तुम्हारी तरफ इशारा कर रही हैं। और गुलाब शाह, वो भी तुम्हारे जुर्म में शरीक है। वो शरीक वरीक नहीं, असल मुजरिम है, उसने कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। ठीक है, मैं फरजाना को पसंद नहीं करती थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसको कत्ल कर देती। मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि मेरा बेटा इसके हाथ से निकल जाए और इसे घर से निकाल दे। कातिल गुलाब शाह है। वो आग उसी ने लगाई थी। उसके भाई साहब के साथ में दुश्मनी चल रही थी। मैंने उसको मना भी किया था मगर वो बाज न आया। ये बात तुमने पहले तो नहीं बताई? पहले भी बताई थी, लेकिन शायद आपने सुनी नहीं, उसने कहा। फिर तफसील बताते हुए कहा कि गुलाब शाह
इससे फरजाना के कमरे और बिस्तर के बारे में छोटे छोटे सवालात करता रहा था। फिर उसने गली में जाकर वो खिड़की भी देखी जिसके नीचे फरजाना का बिस्तर था। वो पुराने स्टाइल की 4 पट वाली खिड़की थी। वो पुराने स्टाइल की 4 पट वाली खिड़की थी। 2 पट नीचे थे और 2 पट ऊपर थे। ज़ेबुन्निसा के मुताबिक ऊपर वाला पट थोड़े थोड़े खुले रहते थे। इसके दिल में इन बातों से वसवसे पैदा हो रहे थे। उसने गुलाब शाह से कहा, तुम ये बातें क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी मर्जी क्या है? मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया है, गुलाब शाह ने कहा। अब मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। तुम्हारा इरादा क्या है? मैं जिस चीज़ पर हाथ रख देता हूँ वो मेरी हो जाती है या फिर किसी की भी नहीं होती। कुछ दिन और इंतज़ार कर लो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। इंतज़ार का वक्त गुजर चुका है, गुलाब शाह ने पुरख्याल लहजे में कहा। अभी मामला गर्म है, ठंडा हो गया तो मज़ा नहीं आएगा। आपको पता नहीं है कि मेरे सीने में कैसी आग लगी हुई है। मैं आपकी बहू को उठवा भी सकता हूँ, लेकिन मैं शरीफ आदमी हूँ और मुझे इसी इलाके में रहना है। ज़ेबुन्निसा ने कहा कि इसे गुलाब शाह के इरादे का कुछ कुछ अंदाज़ा हो गया था, मगर वो इसको समझाने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। उसके अगले रोज़ रात को जब आग लगी तो उसे यकीन हो गया कि ये काम गुलाब शाह का ही है, लेकिन वो इस मामले में ज़बान नहीं खोल सकती थी। ये वो तफसील थी जो ज़ेबुन्निसा ने बाद में बताई। अभी तो ये फैसला करना बाकी था कि इसमें कितना सच और कितना झूठ था। मैंने इसका तहरीरी बयान ले लिया और गुलाब शाह की गिरफ्तारी के लिए एक पार्टी रवाना कर दी, लेकिन गुलाब शाह एक बार फिर रूपोश हो गया था। वाज़े तौर पर उसे थाने में होने वाली कार्रवाई का इल्म हो चुका था। मैंने 2-3 रोज तक इंतज़ार किया, मगर इस दफ़ा वो गिरफ्तारी देने नहीं आया। यानी उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि इस दफ़ा इसके खिलाफ जो केस हमने बनाया था वो खासा मजबूत था। हम तकरीबन 2 हफ्ते तक उसकी तलाश में छापे मारते रहे, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला। इस असना में हमने गवाहों और केस में मुलविस अफराद के अदालत के रूबरू बयानात करा लिए और गुलाब शाह का नाकाबिले ज़मानत वारंट भी जारी करवा लिया। इस दौरान में हवलदार कमरू की सरगर्मियां कुछ मशकूक किस्म की थीं। मुझे शुबा था कि उसका गुलाब शाह के साथ राब्ता कायम था, ताहम मैंने इस पर अपना शक जाहिर नहीं होने दिया और एक काबिले एतमाद आदमी को उसकी निगरानी पर मामूर कर दिया। इसके 3-4 रोज के बाद कमरू मेरे पास आया और सैल्यूट मारने के बाद बोला, मलिक साहब, मैंने गुलाब शाह का पता चला लिया है। हम आज रात को उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। वो अपने 4-5 साथियों के हमरा चौधरी जमालदीन के डेरे पर मुकीम है। ये जगह यहाँ से 3-4 मील के फासले पर है। मुझे कमरू की बात सुनकर ताज्जुब हुआ। मैंने कहा, कमरू, तुम्हें गुलाब शाह का खोज लगाने के लिए किसने कहा था? किसी ने कहा तो नहीं था, उसने जवाब दिया। मैं खुद ही उसकी तलाश में था। सच्ची बात यह है कि मुझे फरजाना बीबी की मौत का बहुत दुख है। उसकी बात पर यकीन करना ज़रा मुश्किल था, क्योंकि वो गुलाब शाह का दोस्त था और उसकी मदद करता रहा था। मैंने उससे चौधरी जमालदीन के डेरे का महल वकूअ दरियाफ्त किया। फिर पूछा, क्या तुम खुद इस डेरे पर गए थे? हाँ जनाब, मैं खुद गया था। गुलाब शाह से मुलाकात भी की थी। कल सुबह वो किसी दूसरी जगह चला जाएगा, इसीलिए छापा आज रात ही मारना चाहिए। इसे तुम पर शक नहीं हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन अगर वो इस छापे में हमारे काबू में ना आया तो फिर वो मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। उसे पता चल जाएगा कि मुखबिरी मैंने ही की थी। मैं सोचता हूँ जनाब, एक बात और है, गुलाब शाह आसानी से गिरफ्तारी नहीं देगा। वो पुलिस का मुकाबला करने का फैसला कर चुका है। इन लोगों के पास काफ़ी असला है, इसलिए हमें ज़्यादा आदमी साथ ले जाने पड़ेंगे। उसकी बातें मुझे कुछ अजीब लग रही थीं। दूसरी अजीब बात गुलाब शाह की तवील रूपोशी थी। इस दफ़ा उसके किसी आदमी ने गवाहों को धमकियां भी नहीं दी थीं। रात के 12 बजे हमने जमालदीन के डेरे को घेरे में ले लिया। वो डेरा आबादी से दूर खेतों के दरमियान बना हुआ था। देही इलाकों का एक मसला यह है कि रात के वक्त वहां पर छापे को खुफिया नहीं रखा जा सकता। गांव या डेरे के कुत्ते अजनबी को देखते ही भौंकना शुरू कर देते हैं। डेरे पर 3 या 4 कुत्ते थे, उन्होंने हमें देखते ही भौंकना शुरू कर दिया था। ये बात डेरे पर मौजूद अफराद के लिए खतरे की घंटी साबित हुई थी। हम हवलदार कमरू की रहनुमाई में वहां पहुंचे थे। इस वक्त चांद आसमान पर निकला हुआ था और ठंडी हवा चल रही थी। डेरा चंद नीम पुख्ता कमरों पर मुश्तमिल था। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनकर डेरे के मकीन जाग गए थे और एक कमरे में हल्की सी रोशनी हो गई थी। फिर दरवाज़ा खुलने की चिड़चिड़ाहट सुनाई दी और किसी ने बुलंद आवाज़ से कहा, कौन है भई? मैंने जवाब दिया, गुलाब शाह। दोनों हाथ सर पर रखकर बाहर आ जाओ, डेरा पुलिस के घेरे में है। ये सुनते ही अंदर हलचल सी मच गई।
चंद लम्हों के बाद डेरे की दूसरी तरफ से फायर की आवाज सुनाई दी। गोली सरकारी राइफल से चलाई गई थी। फिर एक के बाद दीगरे 3 फायर और किए गए। मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया गया था। अगर गुलाब शाह या इसके किसी साथी ने फरार होने की कोशिश की थी तो इसे फायर से पहले वार्निंग देनी चाहिए थी, मगर किसी वार्निंग की आवाज सुनाई नहीं दी। लम्हे भर के बाद डेरे के अंदर से शॉटगन और रिवॉल्वर से फायर किए गए थे। सिपाहियों ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। कुत्ते फायरिंग की आवाज सुनकर इधर उधर दुबक गए थे। मुझे यकीन था कि गुलाब शाह ज्यादा देर तक मज़ाहमत नहीं कर सकेगा और 1.5-2 घंटे के बाद गिरफ्तारी पेश कर देगा। लिहाजा हम फायरिंग की आड़ में घेरा तंग करते रहे और गुलाब शाह को गिरफ्तारी पेश करने के लिए कहते रहे। हमारा आपस में राब्ता कायम था और हम एक दूसरे को अपनी पोजीशन से आगाह रख रहे थे। तकरीबन पौने घंटे के बाद एक सिपाही ने हमें बताया कि हवलदार कमरू अहाते की मशकी दीवार के करीब पहुंच गया है और दीवार फांदकर अंदर दाखिल होने वाला है, इसलिए इसे गुलाब शाह का साथी समझकर फायर न किया जाए। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया। इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी। मैंने सिपाही से कहा कि हवलदार को मना कर दे, क्योंकि अहाते में घुसना खतरे से खाली नहीं था। ताहम हमने एहतियातन फायरिंग का रुख थोड़ा ऊंचा कर दिया ताकि हवलदार इसकी जद में न आ जाए। अहाते का मशकी हिस्सा तारीकी में था, घने दरख्तों की वजह से चांद की रोशनी वहां नहीं पहुंच रही थी। मैं अहाते की मगरबी सिमत में था। इस तरफ कुआं था जो ऊंची जगह पर था और वहां से अहाते में देखा जा सकता था। मैंने कुएं के साथ बनी हुई कच्ची दीवार की ओट से अहाते में नजर डाली। दरख्तों के नीचे दीवार के साथ मुझे एक साया हरकत करता दिखाई दिया। वो कमरों की दीवार के साथ साथ हरकत करता हुआ आगे बढ़ा और आखिरी कमरे के दरवाजे के सामने पहुंच गया। इस वक्त मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता था कि वो कौन था और क्या कर रहा था। असल हकीकत मुझे बाद में मालूम हुई। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हवलदार कमरू को फरजाना बीबी की मौत का बहुत दुख था और उसने इसी दिन गुलाब शाह से इंतकाम लेने का फैसला कर लिया था। यही वजह थी कि उसने गुलाब शाह को भी पुलिस मुकाबले में हलाक करने का मशवरा दिया था, लेकिन मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। बस उसने खुद ही इंतकाम लेने का फैसला कर लिया। वो गुलाब शाह का दोस्त था और उससे मिलता रहता था। मेरे इनकार के बाद उसने गुलाब शाह से कहा कि वो कुछ अरसे के लिए रुपोश हो जाए, क्योंकि थानेदार ने उसे जाली पुलिस मुकाबले में हलाक करने का फैसला किया है। इस इतला के बाद गुलाब शाह रुपोश हो गया, लेकिन कमरू से राब्ता कायम रखा। कमरू ने उसे ताकीद कर दी थी कि अगर पुलिस उसके ठिकाने पर छापा मारे और उसे गिरफ्तारी देने के लिए कहे तो वो बिल्कुल एतबार न करे और डटकर मुकाबला करे। इन बातों की वजह से गुलाब शाह डरा हुआ था, लिहाजा मेरी अपील के बावजूद भी उसने गिरफ्तारी नहीं दी। हवलदार कमरू ने पेट्रोल का एक डब्बा पहले से खेतों में छुपा रखा था। जिस वक्त हमने डेरे को घेरे में लिया हुआ था, उस वक्त कमरू अपने मंसूबे पर अमल दरामद करने में मसरूफ था। वो दीवार फांदकर अहाते में दाखिल हुआ और निहायत एहतियात के साथ उस कमरे के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी, जिसमें गुलाब शाह और उसके साथी छुपे हुए थे। कमरे में 2 खिड़कियां थीं जिनमें सलाखें लगी हुई थीं। दरवाजा सिर्फ एक ही था। कमरू ने दरवाजे के नीचे से पेट्रोल कमरे में उंडेला और माचिस जलाकर उसे आग लगा दी। पेट्रोल ने एकदम आग पकड़ ली, लेकिन उजलत में कमरू के कपड़ों पर भी पेट्रोल गिर गया था। जैसे ही इसने माचिस जलाई, उसके कपड़ों ने भी आग पकड़ ली। वो चीख चीख कर इधर उधर भागने लगा। आग ने कमरे को भी पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया था। इस आग ने गुलाब शाह और उसके 2 साथियों को हलाक कर दिया और बाकी के शदीद जख्मी हो गए। हवलदार कमरू तो बच गया, मगर झुलसने की वजह से वो माजूर हो गया था। और ये वही सजा थी जो कुदरत ने उनके लिए तजवीज़ की थी और जिसका सबब भी वो खुद ही बने थे।